मैं जिंदा हूँ। भ्रष्टाचारियों की कलम ने मुझे मार दिया है। सोचिए आपको कैसा लगेगा जब आप लोगों के सामने खड़े हों, लेकिन वो आपको जिंदा मानने से ही मना कर दें। आप चिल्लाएं, चीखें, लोगों से कहें मैं जिंदा हूँ, लेकिन कोई आपकी बात पर यकीन ही ना करे। उल्टा आपसे आपके जिंदा होने का सबूत मांग ले। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको लगेगा ये कैसा मजाक है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये मजाक नहीं बल्कि एक हकीकत है। यह हकीकत है आजमगढ़ में रह रहे एक व्यक्ति की, जिसे जीते जी मरा हुआ घोषित कर दिया गया। उससे कहा कि अगर तुम जिंदा हो तो अपने जिंदा होने का सबूत लेके आओ। अगर सबूत नहीं तो सबके लिए मर चुके हो तुम। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे 18 साल सिर्फ ये साबित करने में लग गए कि वो जिंदा है। इसी पूरी लड़ाई के दौरान उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ा। उसके परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया और पुलिस वालों ने तो उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। कभी उसे विधानसभा से बाहर निकाल कर फेंका जाता, तो कभी उसे खुद की 13वीं का कार्यक्रम करना पड़ा। कभी किडनैपिंग तो कभी रिश्वत। न जाने कितने हथकंडे अपनाने पड़े, सिर्फ ये बात बताने के लिए कि वो जिंदा है। हाय, मैं हूं दीपक देव और आज की कहानी है लाल बिहारी मृतक की। मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं इस पर हंसूं या इस पर चिंता व्यक्त करूं कि हमारे देश में करप्शन किस लेवल पर है। खैर, अगर आपको ये कहानी सुनने के बाद समझ आए तो मुझे कमेंट पर जरूर लिखकर बताइएगा। तो कहानी शुरू करते हैं फिर। कहानी की शुरुआत 1976 में होती है, जब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहने वाले एक 22 साल के व्यक्ति को अचानक पता चलता है कि वो 30 जुलाई 1976 को मर चुका है। पटवारी से ये बात सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुरा देता है। उसे लगता है कि पटवारी उसके साथ मजाक कर रहा है। वो भी मुस्कुराकर पटवारी से कहता है, तो आप जिंदा कर दीजिए जनाब। इस पर पटवारी गुस्से में उससे कहता है, ये सब सरकारी काम है, ऐसे किसी को जिंदा नहीं किया जा सकता। जाओ, पहले जाकर अपने जिंदा होने का सबूत लेकर आओ। यह सुनकर उस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती। कैसे एक जिंदा व्यक्ति रातों रात सरकारी कागजों में मर सकता है? ये तो सिर्फ एक झटका था। लाल बिहारी को दूसरा और इससे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि आजमगढ़ भू राजस्व अभिलेख यानी कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसे मरा हुआ मानकर उसकी जमीन उसके चाचा के नाम कर दी गई है। एक ही पल में लाल बिहारी की जमीन और उसकी खुद की पहचान दोनों उससे छीन गई थी। लाल बिहारी गांव का एक सीधा साधा व्यक्ति था। सरकारी दांव पेंच उसे ज्यादा मालूम नहीं थे। वो तो अपनी खेती से खुश था और छोटा सा बैंड वाले का बिजनेस था, जो शादी ब्याह में बैंड नहीं बजाते वही। अगर उसकी पत्नी उस पर दबाव नहीं डालती कि वो लोन लेकर अपना भारत बैंड वाले का बिजनेस बढ़ाए, तो उसे तो कभी पता ही नहीं चलता कि सरकारी कागजों में वो मर चुका है। लाल बिहारी अपने गांव लौटा और अपने गांव के सरपंच से मदद मांगी, पर उसने भी मदद करने से मना कर दिया। इसके बाद उसने बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं को चिट्ठी लिखी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी हुई, पर उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। आपने वो कहावत सुनी है, मरता क्या ना करता। लाल बिहारी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो किसी तरह खुद पर बस एक एफआईआर दर्ज करवाना चाहता था, ताकि वो किसी तरह खुद को जिंदा साबित कर सके। इसी के चलते उसने अपनी पत्नी के गहने बेचकर एक दरोगा को रिश्वत दी। एफआईआर तो नहीं हुई, लेकिन पत्नी के गहने जरूर बिक गए। लाल बिहारी ने फिर एक कोशिश की। इस बार उसने साधुराम केवत नाम के एक वकील से मुलाकात की। साधुराम ने लाल बिहारी को बताया कि उसके साथ जो हुआ है वो ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकारों का हनन है। ऐसे केसेस में बहुत पैसे लगते हैं। अगर लाल बिहारी पैसे लगाने के लिए तैयार है तो साधुराम उसकी तरफ से ये केस लड़ सकता है। साधुराम के लिए लाल बिहारी एक बलि का बकरा था, लेकिन लाल बिहारी में उसकी बातें सुनकर एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया था। आखिर वो वकील ही क्या जो अपने क्लाइंट को कन्विंस ना कर सके। इस केस के लिए पैसे जुटाने के लिए लाल बिहारी ने अपने पत्नी के मना करने के बावजूद अपना बिजनेस बेच दिया। सरकारी केस अगर इतनी आसानी से निपट जाते हैं तो कहना ही क्या था। केस में काफी वक्त लग रहा था और लाल बिहारी का सब्र अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसीलिए उसने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का सोचा और आइडिया कुछ हद तक काम भी आया। इस प्रदर्शन के दौरान दो पत्रकारों की नजर लाल बिहारी पर पड़ी। उन दोनों ने लाल बिहारी के मुद्दे को उठाया और उसकी तस्वीर अखबारों के पहले पन्ने पर छापी, लेकिन शायद प्रशासन अधिकारी ने अखबार पढ़ा ही नहीं। फिर लाल बिहारी के वकील ने उसे एक अतरंगी सलाह दी। उसने लाल बिहारी से कहा
कि वो अपनी पत्नी के नाम से विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करे। आइडिया विचित्र था, पर कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। इसीलिए अपने वकील की सलाह मानते हुए लाल बिहारी ने खुद अपनी पत्नी के नाम पर विधवा पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया। हालांकि इस एप्लीकेशन को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उसकी पत्नी सिंदूर लगाती है और सुहाग का सामान भी पहनती है, इसीलिए उन्हें विधवा पेंशन नहीं दी जा सकती। इस घटना की वजह से लाल बिहारी की पत्नी का बहुत मजाक उड़ाया गया। उन्हें काफी ताने सुनने को भी मिले। ऐसा कहा जाता है कि इन सबसे परेशान होकर उनकी पत्नी घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच गई। इस वक्त लाल बिहारी पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। एक तरफ परिवार का साथ छूट गया था, तो दूसरी तरफ इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था। लाल बिहारी समझ चुका था कि प्रशासन सो रहा है और उसे जगाने के लिए अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए इस बार मजबूरन उसने अपने कजन के बेटे को किडनैप कर लिया। अब हैरानी की बात यह है कि ये वही कजन था जिसने धोखे से लाल बिहारी की जमीन उससे छीनी थी। लाल बिहारी को लगा कि अगर वो कुछ समय उस बच्चे को अपने पास रखेगा तो उसके रिश्तेदार उस पर मुकदमा दर्ज करवा देंगे, उसका नाम सरकारी कागजों पर आ जाएगा, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी और वो बच्चे को सही सलामत लौटा देगा। लेकिन उसके चचेरे भाई ने उस पर मुकदमा दर्ज कराया ही नहीं, बल्कि उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। इस बार भी लाल बिहारी को एफआईआर नहीं, केवल मार मिली। अब उसका विश्वास भी डगमगाने लगा था। उसने अपनी पत्नी को वापस लौटने के लिए कहा और उससे वादा किया कि वो ये केस बंद कर देगा। लेकिन उसकी पत्नी उसे इस तरह देख नहीं पाई और उसने लाल बिहारी से अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए कहा। सोचिए, एक तरफ जहां लोग अपने कोर्ट केसेस बंद करवाने के लिए क्या क्या नहीं करते, वहां एक इंसान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि उस पर किसी भी तरह बस एक एफआईआर हो जाए। अब तक तो लोग भी लाल बिहारी को भूत, शैतान ये सब कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे थे। ऐसे ही मजाक में एक विधायक ने लाल बिहारी को एक बड़े काम की सलाह दे दी। उसने लाल बिहारी से कहा कि वो अपने नाम के साथ मृतक शब्द जोड़ ले, जिसका मतलब है मरा हुआ। लाल बिहारी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने एक समारोह आयोजित करके अपना नया नामकरण किया और इस तरह लाल बिहारी से वो लाल बिहारी मृतक बन गए। लाल बिहारी मृतक के इस कारनामे को बहुत मीडिया अटेंशन मिला और उसके जैसे कई और लोग जो जिंदा तो थे पर सरकारी कागजों पर मर चुके थे, ऐसे कई लोग उससे आकर मिले और उसके साथ जुड़ गए। एमएलए के सपोर्ट के साथ 1980 में लाल बिहारी मृतक ने इन लोगों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उत्तर प्रदेश मृतक संघ, यानी मरे हुए लोगों का एक समूह। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इन्होंने अपना पार्टी सिंबल एक स्केलेटन यानी कंकाल को बनाया। लाल बिहारी मृतक को मीडिया अटेंशन तो मिलने लगा, पर उसकी सिचुएशन में कुछ खास बदलाव नहीं आया था। वो अब भी सरकारी कागजों में मरा हुआ था। इस बार लाल बिहारी मृतक ने सीधे सरकार को चुनौती दी। वो सीधा लखनऊ असेंबली के बाहर धरने पर बैठ गए और जब उन्हें असेंबली का विजिटर पास मिला तो हिंदी फिल्म के हीरो की तरह चलती असेंबली में खड़े होकर उन्होंने मुझे जिंदा करो ये नारे लगाने शुरू कर दिए। बस फिर वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। उन्हें जबरदस्ती असेंबली से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन लाल बिहारी मृतक अब भी कहां हार मानने वाले थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को 500 रुपए देकर उन पर केस बनाने के लिए कहा। लेकिन एक बार फिर उनकी किस्मत ने उन्हें निराश किया। लेकिन अब तो लाल बिहारी मृतक भी अड़ चुके थे। अब वो पीछे हटने वाले नहीं थे। इस बार तो उन्होंने सीधे चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह के खिलाफ 1988 का लोकसभा इलेक्शन लड़ने का मन बना लिया और इसके लिए उन्होंने अपनी बची खुची प्रॉपर्टी भी बेच दी। इस इलेक्शन में उन्हें सरप्राइजिंगली 1600 वोट्स भी मिले। सोचो इसके बाद लाल बिहारी मृतक का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा कि उन्होंने इसके बाद सीधे अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ ही चुनावी पर्चा फाइल कर दिया। नॉमिनेशन फाइलिंग के बाद उन्होंने तुरंत कोर्ट में अर्जी लगाई और कोर्ट से पूरा इलेक्शन रद्द करने की अपील की। लाल बिहारी मृतक ने तर्क दिया कि वो तो सरकारी कागजों के हिसाब से मर चुके हैं और कोई मरा हुआ इंसान नॉमिनेशन कैसे फाइल कर सकता है। लाल बिहारी की मांग थी कि या तो कोर्ट उन्हें जिंदा घोषित कर दे या पूरा इलेक्शन ही रद्द कर दे। लेकिन कोर्ट ने दोनों विकल्पों को मानने से मना कर दिया। ना तो कोर्ट ने चुनाव रद्द किया और ना ही लाल बिहारी मृतक को जिंदा घोषित किया। इसके बाद उसी कोर्ट में लाल बिहारी मृतक ने जजेस के साथ बदतमीजी की। उसे लगा कि कम से कम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा तो उस पर दर्ज हो ही जाएगा। लेकिन लाल बिहारी मृतक की हालत पर तरस खाते हुए जजेस ने उसे माफ कर दिया।
इन सब जद्दोजहद के बाद अब हासिल सिर्फ अनुभव हुआ, परिणाम कुछ नहीं। इसके बाद लाल बिहारी मृतक ने वो किया जो किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने खुद की शव यात्रा निकाली और अपनी 13वीं पर लोगों को खुद ही खाने पर भी बुलाया। अब तक की जर्नी देखें तो खुद को जिंदा साबित करने के लिए लाल बिहारी ने क्या क्या नहीं किया। एक सरकारी ऑफिसर को रिश्वत दे दी, अपनी ही पत्नी की विधवा पेंशन की मांग की, एक बच्चे का किडनैप कर लिया, खुद के नाम के आगे मृतक शब्द लगा लिया, मृतक संघ भी बनाया। जब इन सब से भी बात नहीं बनी तो विधानसभा में मोर्चा खोल दिया, सीधे राजीव गांधी के खिलाफ पर्चा भी भरा और उसके बाद पूरा चुनाव रद्द करने के लिए कोर्ट में केस कर दिया। जब वहां भी बात नहीं बनी तो जजेस के साथ बहस की और ये सोचकर कि कम से कम अब तो एक केस बन जाए, लेकिन कुछ ना हो सका। थक हार कर उन्होंने अपनी शव यात्रा निकाली और 13वीं भी कर दी। अब तो शायद भगवान को भी उन पर तरस आ गया था। इस बार उनकी किस्मत फिर पलटी, लेकिन इस बार उनके पक्ष में। और फाइनली इन सब हथकंडों के बाद 30 जून 1994 को लाल बिहारी मृतक को दोबारा जिंदा कर दिया गया। 18 साल मरने के बाद एक आदमी फिर एक बार जिंदा हुआ। इतिहास में शायद ऐसे कम ही केस देखने को मिलते हैं। 19 जुलाई 1999 को टाइम्स मैगजीन ने लाल बिहारी मृतक की स्टोरी को छापा, फ्लाइट ऑफ द लिविंग डेड के नाम से। 2003 में लाल बिहारी मृतक को IG शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। लाल बिहारी मृतक के केस ने एक इंपॉर्टेंट मुद्दे को हाईलाइट किया, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डेड पीपल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस रजिस्टर किया। कोर्ट ये बात समझ चुका था कि अब ये कोई इंडिविजुअल केस नहीं है, बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो जिंदा तो हैं पर सरकारी कागजों पर मर चुके हैं। इसीलिए कोर्ट ने कहा ये केसेस अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंडर फाइल किए जाएंगे, अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1994। 2008 में लाल बिहारी मृतक ने RTI दायर की, जिससे पता चला कि लाल बिहारी मृतक जैसे 335 लोगों को 2008 तक वापस जिंदा घोषित किया गया है, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं लाल बिहारी मृतक को जाता है। पर यह लाल बिहारी मृतक की कहानी का अंत नहीं है। उनकी कहानी में अभी कुछ और भी पन्ने बाकी हैं, जिनके बारे में आने वाली वीडियोस में विस्तार से जानेंगे। अगर आप ऐसी दिलचस्प कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं तो सुनो कहानी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। धन्यवाद।